नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर तीसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग लेना क्लास नंबर जो दूसरा है ना, उसमें आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का ना कुछ क्वेश्चन किया था और कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया था। और आप लोगों को बोला था ना कि शाम तक जब मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें आप लोगों का जो बचा हुआ क्वेश्चन ना वो आप लोगों का कराऊंगा बोल करके। आप लोगों का जो पर्यावरण का प्रश्न है वो 121 नंबर से शुरू होता है और मैं आप लोगों को ना 137 तक की जो क्वेश्चन है केवल उसे ही पढ़ाया था। और बाकी को बोला था कि जब नेक्स्ट को लाऊंगा ना तब आप लोगों को उसे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है ना मैं आधा अधूरा छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 138 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। ऑप्शन ए गलफड़ा त्वचा वृक्का, ऑप्शन बी गलफड़े त्वचा फेफड़ा, ऑप्शन सी त्वचा फेफड़ा छोटी आंत, ऑप्शन डी फेफड़ा वृक्का यकृत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और ट्राई कीजिए ना कि मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर विस्तार पूर्वक इसका मैं आंसर दिया करूँगा सभी को आप लोगों को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गलफड़े त्वचा और फेफड़ा जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 138 को पढ़ो। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। तो सजीवों में जो श्वसन से संबंधित अंग है ना वो गलफड़ा त्वचा और फेफड़ा हो जाएगा। गलफड़े से आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मछली जो होता है वो गलफड़े से श्वसन लेता है, मतलब सांस लेता है गलफड़े से। उसके अलावा त्वचा से जो श्वसन लेता है वो मेढक और केचुआ है। कौन, तो मेढक और केचुआ जो होता है ना वो अपनी त्वचा से, अपनी स्किन से ना सांस लेता है। ठीक है, और उसके अलावा फेफड़ा आप लोगों को पता होगा ना कि फेफड़ा से हम जो इंसान होते हैं वो सारे जो लोग होते हैं वो फेफड़ा से श्वसन लेते हैं अपना। आप लोगों को पता होगा ना इसके बारे में। तो इसमें भी पूछा गया है कि सजीवों में श्वसन संबंधित अंग है। तो गलफड़ा जो होगा वो मछली का श्वसन अंग है, त्वचा जो होगा मेढक और केचुआ का अंग है, और फेफड़ा जो है वो इंसानों का अंग है श्वसन लेने का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 139 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी मलेरिया या ऑप्शन डी क्षय रोग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मलेरिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होता है। तो रुके हुए पानी में क्या पनपता है, तो मच्छर पनपता है, और मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो पानी, रुके हुए पानी से क्या होगा, तो मलेरिया की बीमारी ना होगा। जी हाँ। और पोलियो के बारे में आप लोगों को तो पता होगा कि नहीं, बचपन में पोलियो का खुराक ना दिया जाए तो जो बच्चा होता है वो पोलियो हो जाता है लगभग लगभग। और रेबीज के बारे में भी जानते हो कि कुत्ते के काटने से रेबीज नामक जो बीमारी है वो होता है, मतलब रेबीज का जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है। और उसके अलावा क्षय रोग के बारे में भी पता होगा कि ये जीवाणु से जो फैलने वाली बीमारी है वो है, मतलब यह है कि ये संक्रमित रोग है। आप लोगों को पता होगा जो क्षय रोग है वो है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलेरिया जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों का एक और जो सब्जेक्ट है बाल विकास का ना, मतलब CDP का, तो उसे मैं अपना ना एक और जो चैनल है ना धीवर एकेडमी, तो वहाँ चला रहा हूँ। तो नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाकर के देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो CG टेट की तैयारी है ना वो बेहतरीन तरीके से हो सके। और उसे भी मैं बहुत सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसे भी जाकर के देख लीजिए ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 140 को ध्यान से पढ़िए। सीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तु कक्षा में लेकर जाएगी। ऑप्शन ए चकुंदर आलू अदरक, ऑप्शन बी गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन सी शकरकंद मूली हल्दी या ऑप्शन डी गाजर चकुंदर या मूली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी गाजर चुकंदर मूली करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तु कक्षा में लेकर जाएगी।
तो गाजर, चुकंदर और मूली ही ना लेकर के जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये गाजर, चुकंदर और मूली जो तीनों है ना वो जड़ वाली सब्जियां हैं, इस कारण ना इन तीनों को लेकर के ना कक्षा में जा सकती है। और इसका जो मुख्य खाद्य भाग है ना, मतलब इसका जो मुख्य खाने का जो भाग होता है ना वो नीचे वाला हिस्सा होता है। आप लोग को पता होगा गाजर जो होता है वो ज़मीन के अंदर ही उसका जो हिस्सा है वो खाया जाता है। चुकंदर का भी नीचे ही ज़मीन के अंदर इसका जो हिस्सा होता है उसको खाया जाता है। और मूली का जो है ना उसका भी नीचे वाला हिस्सा को ही खाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों ना जड़ वाला जो सब्जी है ना इसके कारण ना ये तीनों को लेकर के जाएगा, क्योंकि ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना ये चारों के चारों जो ऑप्शन में से ना ये ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो सब्जी है और इसे जड़ को ही खाया जाता है इस वजह से। ठीक है, और ये तीनों के तीनों ना जड़ वाली सब्जियां हैं, इस वजह से ये जो ऑप्शन है उसको लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 141 को ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 1 महीना या ऑप्शन डी 48 घंटे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 24 घंटे। कैसे? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करता है। घूर्णन का जो मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर, बोला है अपने ही स्थान पर ना एक भावर गोल घूमने में कितना टाइम लगाता है ये पूछा है, तो 24 घंटे ही ना लगाएगा। जी हाँ, क्योंकि 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। क्योंकि यहाँ अगर कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा है ना, तो यहाँ पर जो हिस्सा में इसका प्रकाश पड़ेगा वो दिन होगा, जहाँ पर एक हिस्सा में इसका ये पड़ेगा वो रात होगा। और करीबन एक भावर ऐसे घूमने में इसको 24 घंटे का समय ही ना लगता है अपने अक्ष पर, बोला है तो। और अगर बोला जाता ना कि सूर्य का परिक्रमा करने पर ना पृथ्वी कितना दिन लगाता है, तब हम लोग 365 दिन लेते है ना। लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन करना मतलब अपने स्थान पर ही घूमने में ना कितना टाइम लगाता है ये बोला है, तो 24 घंटा ही ना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? ऑप्शन ए सीखना रट कर याद करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया द्वारा होता है, या ऑप्शन डी ज्ञान के निर्माण में दंड महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है, बोला है ना। तो रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में ना ऑप्शन नंबर बी सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है अपने क्लास में कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है, सही बोला है, तो आप लोगों को केवल सही आंसर लेना है और पॉजिटिव जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऑप्शन नंबर ए को देखो, सबसे पहला सीखना रट कर या याद करके, तो रटना निगेटिव होता है ना, किसी बच्चे को आप रटने के लिए थोड़ी ना बोलोगे एक टीचर होने के नाते। उसके अलावा सी को देखो, सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा होता है, तो सीखना केवल उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा ज्ञान निर्माण में दंड महत्वपूर्ण है, तो दंड आप किसी बच्चे को दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, ये तो फिर आरटीई के खिलाफ भी हो जाता है ना, तो ये भी नहीं कर सकते आप लोग, है ना। एनसीएफ में साफ साफ मना ही किया गया है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो पॉजिटिव आंसर है, इसलिए इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ आप लोग खास तौर से ध्यान दीजिए, आप ना अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगाइए, मतलब समझने में ज़्यादा समय दीजिए ना तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, रटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम प्रश्न ना एकदम सेम टू सेम बहुत रेयर में दिया जाता है, बल्कि ये बोला जाता है कि हमेशा प्रश्न को घुमा करके दिया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ना रटने की बजाय समझने पर आप लोगों को जोर देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कथन जो दिया है उसे पढ़ो। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां, तो क्या क्या गलतियां हैं ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, ऑप्शन सी ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार देती है, या ऑप्शन डी यह सीखने में कमजोरी का परिचायक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए कथनों में सही संबंध मतलब सही जो विकल्प है ना उसे चुनने के लिए बोला था। और कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ, तो अगर बच्चे किसी प्रकार की गलती करेंगे तो किसी समस्या को आप दोगे तो उस समस्या का समाधान करने में कुछ ना कुछ गलती होगा ना। और जब वो गलती से ही सीखेगा ना जो बालक है वो, तो समस्या को धीरे धीरे करके वो समाधान कर पाएगा। इस प्रकार से जब तक कि कोई बालक या कोई इंसान गलती नहीं करता है तब तक कि वो अच्छे से कैसे सीख पाएगा। जी हैं, तो इसीलिए ना बच्चों द्वारा जो गलती किया जाता है ना वो किसी समस्या को समाधान करने में या किसी चीज़ को सीखने में वो गलती होता है। ठीक है, तो वो समस्या का समाधान करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 144 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी नदी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कवक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो भौतिक घटक नहीं, वो कवक ही ना हो जाएगा। जी हाँ, और कवक क्या होता है आप लोगों को बताया था ना दूसरा क्लास में। कवक जो होता है वो जो मृत सड़े गले जो वस्तुएं होती है या जो जो जीव होती है ना सड़े गले ना, तो उससे अपना भोजन प्राप्त करता है ना वो कवक कहलाता है। आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो ये जो कवक है ना वो भौतिक घटक नहीं है पर्यावरण का, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आर्द्रता भौतिक घटक है, जलवायु भी भौतिक घटक है और नदी भी जो है ना वो पर्यावरण का भौतिक घटक है, लेकिन कवक जो है ना वो नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 145 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ऑप्शन ए परिवार में साझेदार व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन बी बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, ऑप्शन सी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, या ऑप्शन डी परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब जो एक परिवार है ना वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जो परिवार होता है ना वो वास्तविक स्थितियों में ना सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। सबसे पहला जो बच्चों का जो गुरु होता है वो इसकी माँ होती है ना, और अपने परिवार से ही वो दुनिया के बारे में जानना सीखता है ना शुरुआती में। तो उसकी भूमिका क्या होगा जी, परिवार का। तो वो वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप लोगों को बताना है। ये जो ABCD करके बोला है ना इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहला ए को पढ़ो। पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बी बच्चों को खोज के अवसर दें, सी तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, डी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। ऑप्शन ए बी और डी सही, ऑप्शन बी ए बी और सी सही, ऑप्शन सी केवल बी सही, या ऑप्शन डी सी और डी सही। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी और डी सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बी और डी ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहला बी को पढ़ो। बच्चों को खोज के अवसर दें। तो पर्यावरण के पाठ्य पुस्तक में ना क्या होता है, बच्चों को खोज के अवसर देते हैं। मतलब अगर जड़ के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो बच्चों को पहले मैं प्रश्न पूछूंगा कि बच्चे जड़ के बारे में आप क्या जानते हो ये बताओ। उसके अलावा बच्चे अपने मन से जब आप लोग कक्षा में पढ़ा लोगे ना तो बाहर निकल के आएगा और वो कोई भी पौधा को उखा करके ना उसका जड़ को देखेगा कि हाँ जो गुरुजी ने पढ़ाया था ना ऐसा जड़ के बारे में, तो वो ऐसा ऐसा है। तो वो खुद खोज के अवसर अपने आप ना ढूंढ लेता है, और हम भी ना एक शिक्षक होने के नाते उसको अवसर देते हैं। तो ये पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। उसके अलावा डी जो है वो सही हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। आलोचनात्मक चिंतन कहने का मतलब यह है कि बच्चों का ना जो चिंतन शक्ति है, जो सोचने की जो क्षमता है ना, उसको दोनों पक्षों में सोचने का अवसर प्रदान करे, उसको
को फ्रीडम प्रदान करे। कैसे? तो जो एक बालक है ना किसी विषय पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार से ना वो सोच सके, ठीक है, उसकी आलोचना भी कर सके, उसकी तारीफ भी कर सके ना, तो इस प्रकार से उसकी चिंतन शक्ति है ना उसको बढ़ावा देने का जो कार्य है वो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में ना वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता एकदम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को आप क्या एकदम तथ्यात्मक जानकारी दोगे? जी हाँ, बच्चों की केवल समझ को बिल्ड करना होता है। ठीक है, और परिभाषाएं बच्चों को क्या पढ़ाओगे? बच्चों को पहली से पांचवी वाले जो बच्चे उसकी परिभाषा को रटवाओगे क्या? कोई मतलब हो गया क्या परिभाषा को समझाने से? तो उनको केवल क्या होता है, उसकी सोच को बढ़ाना, उसको खोज के अवसर प्रदान करना, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 147 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि? ऑप्शन ए, इसका स्वाद तीखा होता है। ऑप्शन बी, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। ऑप्शन सी, इसमें भोजन का संग्रह होता है। या ऑप्शन डी, इसका रंग हरा नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना क्यों कहा? तो पर्यावरण के अध्ययन में ना एक जो टीचर है ना उन्होंने अदरक को तना इसलिए कहा क्योंकि इसमें ना पर्व एवं पर्व संधियां होती है, इसके वजह से कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पर्व एवं पर्व संधियों के कारण ना ये जो अदरक है उसे ना ये जो शिक्षिका है उन्होंने ना क्या कहा है, तो तना कहा है। ये आप लोगों को याद रखना। और ये जो अदरक है ना वो तना के आकार का ही रहता है, इस वजह से भी होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 148 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? ऑप्शन ए, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। ऑप्शन बी, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। ऑप्शन सी, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। या ऑप्शन डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज कराना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? रचनात्मक आकलन का मतलब यह है कि बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं ना तो चुपचाप आप एक शिक्षक के रूप में उसे देखोगे और अपने आप में ना आकलन करोगे बच्चों को देख करके। ठीक है, कि जो बच्चे हैं ना वो किस प्रकार से क्रियाकलाप कर रहे हैं। अगर एक शिक्षक के रूप में आप उसको क्रियाकलाप करने को दिए हो ना तो उसके क्रियाकलाप को पहले आप देखोगे और देख करके ना उसका अवलोकन करोगे। और उस अवलोकन जो है ना कि कौन से बच्चे कितना अच्छा किया, कितना नहीं किया, कितना उसमें क्रियाकलाप करने का जो गुण है उस कार्य को ना, तो ये एक शिक्षक के रूप में आप अवलोकन करोगे। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे? रचनात्मक आकलन कहेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 149 को ध्यान से पढ़िए। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया जी हाँ, और ये तो हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, कई ऐसे प्रश्न होंगे ना जो आप लोगों का ना एकाक जो प्रश्न है वो रीजनिंग का भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो रक्त संबंध है ना उसके बारे में पर्यावरण में, ठीक है, एकाक प्रश्न आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना, ये जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी चाचा या ऑप्शन डी दादा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। फिर ना मैं विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा, लेकिन खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मामा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इस रीजनिंग को सॉल्व करने का जो एक तरीका होता है ना वो आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला गीता, तो यहाँ पास आप लोग क्या लिख लोगे? गीता का सिर्फ जी लिख लो। यहाँ गीता रमन की पत्नी है तो रमन का सिर्फ आर लिख लो ऐसा। तो ये गीता रमन की क्या है? पत्नी है। तो यहाँ पास क्या लिखोगे? पत्नी लिख सकते हो आप लोग इस प्रकार से। ठीक है, तो गीता रमन की पत्नी है, ये हो गया। देव गीता का इकलौता भाई है तो यहाँ क्या लिखोगे? देव लिख लोगे। ठीक है, यहाँ डी हो गया, डी का मतलब देव है और ये भाई ऐसे ये भाई लिख दोगे। ठीक है, ये भाई हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट क्या बोला है? यदि ऋतु गीता की पुत्री है। कौन? तो ऋतु। ऋतु मतलब यहाँ पास ऋतु है ना, तो ऋतु जो है वो गीता की क्या है? तो ऋतु जो रीता है उसकी क्या है? पुत्री है। पुत्री है, यहाँ सिर्फ शुरू का अक्षर लिख देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या पूछा है?
तो देव का ऋतु से क्या संबंध है। तो मतलब ये जो देव है ना, ये जो डी दिया है देव है और ऋतु, तो दोनों का आपस में संबंध पूछा है। तो ये जो गीता और रमन आपस में क्या है, पति पत्नी है। इसका भाई कौन है, तो ये डी जो है ना, डी का मतलब देव बोला था, तो ये जो गीता का भाई कौन है, देव है ना। और ये जो गीता है ना, उसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री ऋतु हो जाएगा। तो ये कौन होगा, ये तो मामा हो जाएगा ना जी, है। और ये भांजी हो जाएगा, ये इसकी दीदी है, तो ये होगा जी मामा भांजी वाला। तो ऑप्शन में क्या है, मामा है, तो मामा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। मामा जो है वो ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोग ना एक और तरीके से भी बना सकते हो। जैसे ये मान लो ये गीता है, ये रमन है, दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है ना। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या बोला था, नेक्स्ट में बोला था कि ये जो देव है ना, वो गीता का क्या है, भाई है, तो यहाँ पर सीधा भाई लिख लो, ऐसे ही, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या बोला है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है, तो ये जो गीता है उसकी पुत्री कौन है, ऋतु है ना। तो यहाँ पर आर ऐसे लिख लो। और उसके अलावा क्या पूछा है, देव ऋतु से क्या संबंध होगा, तो ये जो ऋतु और ये जो देव है ना, तो उन दोनों का क्या संबंध होगा, है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा देव का। तो ये दोनों मामा भांजी ना होगा जी, हैं, ये इसकी भांजी हो जाएगा और ये देव जो है वो मामा हो जाएगा। तो मामा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे भी आप लोग आंसर ले सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। मतलब आज की क्लास के ना अंतिम प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 150 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। ऑप्शन ए गणना करना, ऑप्शन बी रेखा चित्र बनाना, ऑप्शन सी मापन करना, या ऑप्शन डी स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। और ये तो ईजी है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है। तो स्थान, दूरी, दिशाओं को समझने की क्षमता का ही ना विकास होगा जी, हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक सूचना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल हो ना, जिस सवाल का जवाब जानने के लिए या किसी प्रकार का सजेशन लेने के लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके बात कर सको और किसी भी प्रकार का सजेशन है वो ले सको, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना। तो वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और वहाँ प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट कीजिए कि सर आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और वहाँ पास आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करने हैं। और उसके बाद ना जो मेरा पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग ना कभी भी आप लोग फ़ोन करके डायरेक्ट मेरे से किसी भी प्रकार की सजेशन लेना चाहो, बात करना चाहो ना, तो सारी प्रकार से आप लोग बात कर सकते हो कभी भी, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिसको विशेष तौर पर ना सजेशन की आवश्यकता है। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन ना छोटे छोटे सवाल के लिए बार बार आप फ़ोन करोगे ना, इस वजह से मैं ये जो छोटा सा रिक्वायरमेंट है वो मैं रखा हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोग CG टेट का अगर की एक कोचिंग भी करोगे ना, तो आप लोगों का 10 से 12 हज़ार तो कोचिंग वाले लेते हैं, तो ये तो आप लोगों का 5% भी नहीं होगा। तो एक बार सोचिएगा जरूर अगर आप लोग लेना चाहो तो, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपने तैयारी कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग कुशल रहिए, मंगल रहिए, मस्त खाते पीते रहिए और पढ़ते भी रहिए।